हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं राहुल सर आपके यूट्यूब चैनल आजमगढ़ केमिस्ट्री क्लासेस पे। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूपी बोर्ड केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के लिए बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा था एक टॉपिक जिसका नाम था मोलरता। और मैं आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूँ मोलरता के बारे में। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को मोलरता के बारे में पढ़ाया था। जब आप लोगों ने मोलरता पढ़ा था तो आपको मोलरता के बारे में बताया गया कि मोलरता बराबर विलय का भार बटे में विलयन का अड़े भार और गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता बराबर विलय का भार, विलय का अणु भार और गुणे विलयन का आयतन लीटर में। और ये हो गया M1V1 बराबर M2V2 खत्म। तो अब ये वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और लिंक को कॉपी करके वीडियो तक पहुंचेंगे। आज हम लोग आपके सामने नई टॉपिक लाने वाले हैं और वो नई टॉपिक है मोललता। ये रही मोललता। अब हम लोग आपके सामने इस टॉपिक पे काम करने वाले हैं जिसका नाम है मोललता। तो मोललता के बारे में पहले बता दूं मैं आपको फटाफट। तो मोललता की कहानी यूं है कि किसी विलायक के प्रति किलोग्राम, किसी विलायक के प्रति किलोग्राम भार में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती। दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है। एक मोलरता होती है, दूसरी मोललता होती है। मोलरता में विलयन का आयतन होता है लीटर में, मोललता में विलायक का भार होता है किलोग्राम में। किसमें होता है? किलोग्राम में भार होता है। और मैं आपको फिर से थोड़ी सी बातें अगर मैं बताऊं तो मैं आपसे कहूंगा कि देखो भैया, ये है विलयन की सांद्रता, इसमें पढ़ना है सांद्रता के बारे में। अब भैया कहेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय के पदार्थ के मोलों की संख्या कहलाती है विलयन की मोललता। मतलब कि 1 किलोग्राम भार, क्या बात है, 1 किलोग्राम का भार है भैया। कोई है जो 1 किलोग्राम का है। अब इस 1 किलोग्राम में सवाल है कि कितना सरजी विलय और भी किसमें मोलों में उपस्थित है, और वो हमारे विलयन का क्या कहलाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा विलयन का क्या कहलाएगा। तो विलयन का मोललता कहलाएगा। और मोललता को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। मोललता की इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ कि मोललता का फार्मूला क्या होता है। तो आइए हम लोग चले फार्मूले की तरफ। तो ये रहा फार्मूला जिसमें आपको मोललता के बारे में बताया जाएगा। तो आइए चीजों को थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम लोग चीजों को स्पष्ट करने जाएंगे तो कुछ चीजें हमको सीखने को मिलेंगी यहाँ से। जैसे हमें क्या क्या, तो मैं आपसे बता दूं कि मोललता बराबर एक्चुअल में होता क्या है। अगर वो जानना है तो मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें? यदि ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। यदि ये ग्राम में नहीं है बल्कि किलोग्राम में है तो इस पे 1000 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज का हमेशा आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये कहने वाले हैं कि विलय के मोलों की संख्या क्या होती। आइए हम लोग समझते हैं। तो मैं आपके सामने आ गया और बताने वाला हूं। देखिए, मोललता बराबर विलय
का मोल बटे में विलेय क्योंकि मोल तो पहले ही कह चुके थे तो विलय का भार लिख लेते हैं, बटे में विलय का अणुभार लिख देते हैं और गुणे में विलायक का भार। अगर किलोग्राम में लिया आपने, ऊपर 1000 से गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर यहीं पे वैल्यू ये ग्राम में होती तो ऊपर क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है कि कुछ किताबों में किलोग्राम में दिया रहता है तो 1000 से गुणा नहीं करता है, जिसमें ग्राम में दिया रहता है उसमें 1000 से गुणा कर देता है। तो ये मेरी चीजें हो गई। हम लोगों ने कहा कि जो मोललता होता है वो एक्चुअल में स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर इसकी इकाई कहें तो इसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम। ये क्या है, इसकी इकाई होती है। तो मैंने आपको मोललता पढ़ा दिया कि निश्चित ताप की तो बात ही नहीं करनी है, यहाँ पे टेम्परेचर का कोई कहानी ही नहीं कहना है, बस बोलना है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन का मोललता कहलाता है। अब किलोग्राम में यहाँ लेना है विलायक, इसी चीज का ख्याल रखिएगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं। आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक्चुअल में नॉर्मलता होती है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा कठिन लगती है, लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश ये करने वाले हैं कि वो जो नॉर्मलता का भी टॉपिक है ना आपको बहुत अच्छा लगे और चीजें समझ में आए आपके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नॉर्मलता की जो कहानी है कि नॉर्मलता है क्या। नॉर्मलता हम बता दें, नॉर्मलता को यन से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे अगर थोड़ी सी कहानी और कहें तो बोलेंगे निश्चित ताप पर, किस पर, निश्चित ताप पर किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो फार्मूला बनेगा नॉर्मलता बराबर विलय ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे में विलयन का आयतन। और वो आयतन किस में चाहिए आपको, लीटर में। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब हम लोगों को इस पे थोड़ा और कहानी को कहना है। जैसे अब ग्राम तुल्यांक क्या होता है ये समझना है आपको, तो मैं बता दूं। अब जो नया फार्मूला बनेगा कि नॉर्मलता बराबर विलय का भार बटे में विलय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन वो भी किसमें, लीटर में।
अब यहां तक तो हमारा फार्मूला आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई इसके आगे की कहानी फंसती है। फंसती क्या है कि ये तुल्यांक हमको नहीं निकालने आता, तुल्यांक की भार कैसे निकालें। तो तुल्यांक की भार निकालने के लिए भी आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुल्यांक की भार अगर निकालना है तो चलिए अम्ल का निकाल के दिखते हैं। तो अम्ल का निकालेंगे तो बोलेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे में अम्ल द्वारा विस्थापित, विस्थापित मतलब निकाला गया, विस्थापित H प्लस आयन, ये होता है अम्ल का तुल्यांकी भार। तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे में अम्ल कितना H निकालता है। जैसे मान लीजिए मुझे HCl का निकालना होता, तो HCl का अणुभार निकालने के लिए H का 1 और Cl का 35.5 बटे में 1, क्योंकि ये हो जाता है 36.5 बटे में 1 बराबर कितना आता 36.5। लेकिन अगर मैं दूसरा H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालता तो H2SO4 का 98 हो जाता है, और H2SO4 में कितने H निकल सकते हैं, 2 H निकल सकते हैं। हम इसको 2 से डिवाइड कर देते, आंसर में आ जाता 49। आज हमारे तुल्यांकी भार H2SO4 का कितना हो जाएगा 49। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि कैसे तुल्यांकी भार निकालते हैं, और ये आपके अम्ल के लिए कहानी थी। मुझे अभी एक टॉपिक बचा हुआ है थोड़ा सा, वो होता है क्षार के लिए अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपको क्षार का तुल्यांकी भार निकालना रहेगा तो सेम कहानी चलती है। आप इसमें लिख सकते हैं क्षार का अणुभार बटे में क्षार द्वारा विस्थापित OH आयन की संख्या। ठीक है, अब जैसे में ले लेते हैं NaOH, तो बोलेंगे NaOH का ये क्षार है का अणुभार, हम लोग क्या निकालना चाहते हैं NaOH का तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं। आइए निकाल लेते हैं। तुल्यांकी भार अगर आपको निकालना है तो आपको पहले की तरह उसका अणुभार चाहिए। NaOH में Na का 23 होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। बटे में कितने OH निकाल सकता है, ये सिर्फ 1 निकाल सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 14/1 दैट इज 14, और ये 14 क्या हो गया इसका तुल्यांकी भार। तो ये आप लोग चीजों को निकाल सकते हैं। हमने आपको अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना बताया, हमने आपको क्षार का तुल्यांकी भार निकालना बताया। अब चीजों को थोड़ा सा बैक करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी। हम लोगों ने पढ़ा नार्मलता किसे कहते हैं। नार्मलता में एक टॉपिक फंसता है सबसे ज्यादा आपका तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार जो फंसता है उसको निकालते कैसे, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को आता ही नहीं है। बस यहीं पे आके वो फंस जाते हैं कि सर तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा। मैंने आपको सिखाया तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया। हम आपको इस साथ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे में अम्ल द्वारा विस्थापनीय H+ आयन। इसी प्रकार से यदि आपको क्षार का तुल्यांकी भार निकालना होगा तो क्षार का तुल्यांकी भार निकालने के लिए मैंने ये आपसे कहा कि क्षार का अणुभार बटे में क्षार द्वारा विस्थापित OH आयन की संख्या। NaOH का तुल्यांकी भार बराबर होता है NaOH का अणुभार बटे में 1, क्योंकि NaOH एक बार में सिर्फ एक ही OH निकाल सकता है। ये आपका मैंने मोललता और नार्मलता की टॉपिक कंप्लीट की। तो मैंने आपको इसमें सांद्रता से संबंधित चीजें बताई। फिर मैंने आपको मोलरता पिछले टॉपिक में पढ़ा रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाएंगे और चीजों को सीखेंगे कैसे क्या करना है। अब हम लोग ये आपसे कहना चाहते हैं, देखिए हम लोग हमेशा लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो
सहयोगी बंधु हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग लगातार लगे हुए हैं। आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मेरे पुराने शिष्यों जिसको मैंने 2015 में, 16 में, 17 के, 18, 19, 20 के बैच में 21, 22, 23, 24 चल रहा है। आज इतने सालों से जो लोग पढ़े हैं वो सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हम लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आती उसको पूछिए जरूर। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर जी शराब तो बोला ही नहीं उसने बोला सर दारू और जल में कौन विलय है। बेटा ये तो डिपेंड करता है ना पीने वाला कैसा है। अगर पीने वाला बिना पानी के पी जाए तो उसको पानी की जरूरत ही क्या है। लेकिन अगर शराब कम मात्रा में है, जल ज्यादा मात्रा में है, तो शराब वहां विलय हो जाएगा और वहां पे जल विलायक हो जाएगा। ये रहा उस प्रश्न का उत्तर। हम सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम सरल भाषा में आप तक पहुंचना चाहते हैं। इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। और अगला वीडियो मोल अंश का जल्द ही आपको मिलेगा और उसके बाद हम लोग इन टॉपिकों पे न्यूमेरिकल भी लगाएंगे जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड परीक्षाओं में आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। मैं जल्द ही लाइव क्लास अटेंड करूंगा और उस लाइव क्लास में एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे। हम एक दिन में एक चैप्टर मेगा लाइव क्लास चलाने वाले हैं आपके साथ। लेकिन उसके लिए अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ जाइए। मुझे लगना चाहिए कि अब मेरा लाइव क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगा। मैं लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, एक दिन में एक चैप्टर खत्म थ्योरी के साथ, अगले दिन उसका न्यूमेरिकल खत्म। इस तरह से मेरे साथ आपको चीज़ें आसानी से बोर्ड परीक्षा के पहले खत्म कराऊंगा सिलेबस। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, स्टेटस भी लगाएं ताकि आपको पता चल सके कि आज केमिस्ट्री क्लासेस पे लगातार वीडियो आ रहा है। धन्यवाद आप सभी का।